हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सब लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके देन। सो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लेक्चर में। अब बस चैप्टर आज समझ लो, आज एंड ही करके जाते हैं। चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, मतलब ये हमारा सेकेंड पार्ट भी पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे दो पार्ट बचेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केटिंग। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन वाला तुम्हारा पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये छोटा सा बिजनेस साइकिल भी बचेगा, बट दैट इज नॉट बहुत बड़ा पार्ट। बट आज हमारा टारगेट है कि हम ये चैप्टर खत्म करने का क्या करें, ट्राई करें। Now, last part of this elasticity chapter is nothing but measuring elasticity of demand. Basically, measuring price elasticity of demand. ठीक है, हाउ टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी, उसके अलग अलग क्या है, फॉर्मूलेज दिए हुए, अलग अलग मेथडोलॉजीज दी हुई है। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोगों को उसकी मेथड्स पढ़ना है, अलग अलग मेथड्स, कि हम कौन सी मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तुम लोग बोलोगे सर हमको तो आती है, आपने तो हमको पढ़ा दिए है। हाँ, मैंने उसमें से एक मेथड आपको पढ़ा दी है। भली मैंने उस समय आपको ये नहीं बताया था कि ये मेथड है इसकी, बट मैंने उस समय ऑलरेडी आपको ये पढ़ा दी, दैट इज परसेंटेज चेंज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड जिसको बोलते हैं। तुम बोलोगे सर आपने कहाँ पढ़ाई, तो ये देख लो आपके सामने है, दिस कॉल्ड एज परसेंटेज चेंज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो ये मेथड हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो चार और मेथड्स है, टोटल 5 मेथड्स। ठीक है, तो जो चार और मेथड्स है वो आज हम हमारे को हमारे लेक्चर में क्या करनी है, स्टडी करनी है। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग आज चालू करेंगे टोटल आउटले मेथड। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंस के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज के बाद टोटल आउटले मेथड थोड़ी ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो पॉइंट इलास्टिसिटी वाली मेथड, ठीक है, वो ग्राफ्स की बेसिस पे जो बेस्ड है, वो इतनी खास कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम वो भी करेंगे। सबसे पहले हम टोटल आउटले मेथड लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेंगे टोटल आउटले मेथड। अब व्हाट इज मीन बाय टोटल आउटले मेथड, ये टोटल आउटले मेथड है क्या? ठीक है, किस तरीके से निकलती है, तो आओ पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इन टोटल आउटले मेथड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कैलकुलेटेड बाय एनालाइजिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले। टोटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं और तुम उसको आउटले भी बोल सकते हो। तो बोलता है ये जो टोटल आउटले मेथड है, या इसका एक और नाम है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो आपको लिखना है तो बाजू में यहाँ पे स्लैश करके लिख लो, टोटल आउटलेट मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, कितना पैसा जा रहा है या कितना पैसा स्पेंड हो रहा है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड। अब इसके अंदर ये क्या करती है, ये बेसिकली इलास्टिसिटी यहाँ पे निकालती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे निकालती है बाय एनालाइजिंग द टोटल एक्सपेंडिचर, कि भाई एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है क्या, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है क्या। तो उसके हिसाब से ये क्या करती है, मेथड वर्क करती है, और उसके हिसाब से ये निकालती है कि भाई साहब तुम्हारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, या इक्वल टू 1 है। तो अकॉर्डिंग टू ये क्या करती है, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बेसिकली यहां से पढ़ने से पहले मैं आपको उसको समझाता हूं अच्छे से, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत आसान मेथड है। ये बोलती है कि भाई जैसे तुम लोग अभी तक डिमांड और प्राइस में रिलेशनशिप बनाते थे, ये मेथड में तुम लोगों को प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या क्रिएट करना है, रिलेशनशिप। मतलब यहां पे तुम लोगों को प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप क्या करना है, निकालना है, कि प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो इनका रिलेशनशिप की मदद से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, वो क्या है। बेसिकली अगेन ये मेथड में भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन ही पार्ट में डिवाइडेड है, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1। मतलब जैसे वहां पे आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 पार्टों में देखते थे, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर टोटल आउटले मेथड में ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो लेस देन 1 यानी लेस इलास्टिक, इक्वल्स टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 हाईली इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, तो ऊपर वाला रिलेटिवली अनइलास्टिक भी बोल सकते हैं, नीचे वाले को रिलेटिवली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है इसके अंदर, और ये तीनों केसेस में आपको एक एक करके समझना है कि भाई कहां पे प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। तो इमेजिन करो मैं लेस देन 1 वाली सिचुएशन यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, लेस देन 1, थोड़ा सा मैं इसमें बीच बीच में परसेंटेज मेथड भी यूज करूंगा तुमको समझाने के लिए। वैसे तो इसमें डायरेक्ट मैं बता सकता,
आपकी मॉड्यूल में भी डायरेक्ट ही दिया है, आपकी मैंने नोट्स में भी डायरेक्ट दे के रखा है, बट जस्ट टू समझाना, मतलब आपको समझाना है मेरे को, ठीक है, लॉजिक समझाना है इनडायरेक्टली इसका, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसके पीछे वर्किंग करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो मान लो लेस देन 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा परसेंटेज मेथड यूज करूं, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब भाई साहब परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये क्या कब रहता है, ये लेस देन 1 कब रहता है इसमें, तो सर बहुत कॉमन सेंस की बात है, छोटी सी दिमाग लगाओ सर, आप नीचे मान लो ज्यादा से चेंज हो रहा है, मान लो नीचे 20% से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, 10% से चेंज हो रहा है, तभी जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। हमारे को आंसर नहीं निकालना है, हमको सिर्फ ये बताना है आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा लेस देन 1, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो, मान लो अज्यूम करो मेरा एक्सपेंडिचर है, जस्ट अज्यूम कि माई एक्सपेंडिचर इज 100, मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है, 100 है, माई एक्सपेंडिचर इज व्हाट, माई एक्सपेंडिचर इज 100, ठीक है। अब मेरा पॉइंट ये रहेगा, मेरा समझाने का पॉइंट ये रहेगा कि मान के चल रहा हूं मेरा आज अभी का एक्सपेंडिचर 100 है, ठीक है, तो सोचो लेस देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 है, तो अगर लेस देन 1 है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उससे हमारे एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ेगा, उससे हमारे एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ेगा, आओ देखते हैं, ठीक है। तो अगेन दोनों सिचुएशंस हो सकती है, तो मैं मान के चलता हूं कि मेरी जो प्राइस है वो कितने से बढ़ रही है, मेरी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है 20 से, तो मेरा खर्चा भी मैंने एक एग्जांपल के लिए कितने से बढ़ा दिया, 20 से बढ़ा दिया वापस से। मेरी एक्सपेंडिचर मैंने अज्यूम करा 100 है, मान लिया ताकि मेरे को एक रिलेशनशिप समझ में आए, ठीक है, और मेरा रिलेशनशिप कौन सा वाला रहने वाला है, लेस देन 1 वाला। तो लेस देन 1 में क्या होता है कि प्राइस जो है वो ज्यादा से चेंज होती है, डिमांड जो है वो कम से चेंज होती है, प्राइस ज्यादा से चेंज होती है, डिमांड कम से चेंज होती है, तो मैंने यहाँ पे प्राइस को बढ़ा दिया 20 से, मैंने यहाँ पे प्राइस को बढ़ा दिया कितने से, 20 से, तो बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, मैंने ऐड कर दिया, इसीलिए मेरा एक्सपेंडिचर 20 से बढ़ जाएगा। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, कोई भी तुम प्रोडक्ट खरीदते हो, वो प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसकी प्राइस बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट तुम खरीदते हो उसकी प्राइस अगर बढ़ रही है तो उसकी प्राइस बढ़ने से बट ऑब्वियसली बात है तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा। यस सर, पॉइंट तो आपने सही बोले, क्योंकि सर प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ने से हमारा खर्चा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, पहले हम थोड़े कम पैसे दिया करते थे, हम ज्यादा पैसे देंगे, तो बट ऑब्वियसली बात है सर, इसलिए आपने खर्चा क्या कर दिया, 20 से बढ़ा दिए। बट प्राइस के बढ़ने से ये तो तुमको पता ही है ना, डिमांड क्या हो जाती है, कम, कम मतलब माइनस, लेकिन कितने से कम होगी डिमांड, 10 से। अब तुम लोग बोलोगे सर खर्चा तो बढ़ा, लेकिन सर हमने डिमांड कम कर दी सर प्राइस के कम होने से, बराबर बात है, तुमने प्राइस के कम होने से डिमांड कम कर दी, तो सर हमारा खर्चा तो कम होना चाहिए ना, हाँ कम होना चाहिए। देखो तुम्हारा प्राइस बढ़ी तो तुम्हारा खर्चा बढ़ा, प्राइस बढ़ने से खर्चा बढ़ा तो तुमने खर्चे को 20 रुपए से बढ़ा दिए, तो लेकिन प्राइस के बढ़ने की वजह से सर ये चीज हमको मालूम है कि प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम होती है, तो हमारा खर्चा बढ़, वैसी बात है कि हम डिमांड कम करेंगे तो हमारा खर्चा भी क्या होगा, कम होगा, तो हमारा खर्चा कम होगा, इसलिए मैंने सर 10 रुपीज से अपना खर्चा भी क्या कर दिया, कम कर दिया। सर लेकिन मैंने 10 से क्यों किया, क्योंकि मैं लेस देन 1 वाली सिचुएशन पकड़ के बैठा हूं, सर मैंने लेस देन 1 वाली सिचुएशन पकड़ी है ना, इसलिए मैंने 10 से कम किया। सर अब मेरा जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, मैंने न्यू बोल दिया, इसको ओल्ड बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 120, और ये कितना हो गया 120, 110। तो पहले के मुकाबले अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने प्राइस को क्या किया था, मेरे को किसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में, तो मैंने प्राइस को क्या किया था, सर आपने प्राइस को बढ़ाए थे, तो प्राइस को बढ़ाने से मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, सर बढ़ रहा है, तो बस, तो फिर ये यहाँ पे बोलना है हमारे को कि लेस देन 1 के केस में व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस। सर नहीं समझाई तब को, एक बार सर फिर से, ठीक है, एक्सपेंडिचर मान लो 100 है मेरा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे परसेंटेज मेथड को लेके आया कि लेस देन 1 वाली सिचुएशन कब होती है, टोटल आउटले मेथड में 3 ही टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी वो कैलकुलेट कर सकता है, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, तो हमने बोले चलो ठीक है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 कब हो सकती है, तो सर लेस देन 1 तब हो सकती है जब प्राइस ज्यादा से चेंज होंगी, डिमांड कम से चेंज होंगी, ठीक है सर।
सर प्राइस ज्यादा से चेंज हो रही है तो हमारी प्राइस मैंने 20 रुपए से क्या कर दिया सर, बढ़ा दिया, तो बट ऑब्वियसली बात है सर मेरी डिमांड कम हो जाएंगी लेकिन 10 रुपए से होंगी, मतलब आई डोंट नो बट 20 से तो कम ही रहेंगी। हाँ सर 20 से कम रहेंगी, तो मैंने 10 रुपए से डिमांड कम कर दी, तो मेरा खर्चा पहले 20 से बढ़ा लेकिन डिमांड कम होने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से मेरा खर्चा 20 से बढ़ा, डिमांड कम होने की वजह से मेरा खर्चा 10 से कम हो गया। तो अब जो मेरा नया खर्चा हो रहा है, पहले मैं 100 रुपए खर्चा किया करता था, नाउ आई एम स्पेंडिंग 110 रुपीज। पहले मैं 100 रुपीज खर्चा करता था, नाउ आई एम स्पेंडिंग 110 रुपीज। बात तो सही बोल रहे सर आप, पहले आप 100 रुपीज खर्चा करते थे, अब आप 110 रुपीज खर्चा कर रहे हैं। पॉइंट तो एकदम वैलिड है सर आपका। क्लियर? यस सर। तो मेरा को रिलेशनशिप किस में निकालना है सर, डिमांड और प्राइस में कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में? सर प्राइस और एक्सपेंडिचर में। तो बस, तो फिर मैंने बोला प्राइस मैंने क्या करा था, बढ़ाया था, तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। सर इसका उल्टा भी हो सकता है क्या, यही वाली केस में? हाँ, लेस देन 1 में की बात करता हूं मैं। मान लो मेरा एक्सपेंडिचर है 100, ठीक है, मेरी प्राइस कम हो रही है, तो प्राइस कितने से कम करता हूं मैं, 20 से कम कर देता हूं, चलेगा? 20 से प्राइस कम कर दिया तो मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, 20 से कम हो जाएगा। सर मेरी डिमांड बढ़ेगी क्या? हाँ बढ़ती है ना, लेकिन डिमांड प्राइस के कंपैरिजन में कम से बढ़ेगी। सर डिमांड प्राइस के कंपैरिजन में कम से क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सर लेस देन वाला केस है। हाँ सर, डिमांड 10 से बढ़ गई तो मेरी खर्चा पहले प्राइस के कम होने से 20 से कम हो गया, लेकिन क्योंकि प्राइस कम हुई तो मैंने डिमांड भी थोड़ी सी क्या कर दी, बढ़ा दी, लेकिन एज कंपेयर टू प्राइस मैंने डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई। एज कंपेयर टू प्राइस मैंने डिमांड इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई, तो मेरा जो डिमांड है वो कितनी निकल के आई, 10। अच्छा, ओके। So now my expenditure comes to, my new expenditure comes to $90। सो मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है सर, आपका एक्सपेंडिचर सर आपका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, बराबर या गलत? बिल्कुल बराबर सर। ठीक है, तो सर मेरी प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मेरा एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मेरे को रिलेशनशिप किसके बीच में बतानी है, प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में। सर मैंने प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप प्रूव कर दी क्या? हाँ सर प्रूव कर दी। तो प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर भी कम होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, सो इन दैट केस योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम्स टू लेस देन 1 एंड excuse me. So when when there is a direct relationship between price and expenditure, so there is a direct relationship, that means कि your price elasticity of demand is less than 1, as simple as that। ठीक है, अब चाहता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख देता, तुम अगर अपनी बुक भी उठा के देखोगे ना, तो मेरी बुक में भी या तुम्हारे मॉड्यूल में भी डायरेक्ट उन्होंने लिख के दी थी, व्हेन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, प्राइस बढ़ रही एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रही है एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है, दैट मींस दे आर बोथ मूव्ड इन सेम डायरेक्शन। सो इन दैट केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, लेस इलास्टिक। बोलने के लिए तो मैं भी दोनों ऐसे ही बोल देता, 2 मिनट भी नहीं लगते मेरे को बोलने के लिए, बट अपने को इसको प्रूफ करना है कि सही में ऐसा होता है क्या, करके देखना है, बिकॉज वी आर बिकमिंग प्रोफेशनल्स। कक्षा 12वीं में नहीं पढ़ रहे हम, समझ में आ रही बात? कक्षा 12वीं में तुमको कैसे भी पढ़े होंगे, ऐसा पढ़े होंगे बहुत अच्छा, मास्टर अच्छा था, नहीं पढ़े होंगे तो मास्टर और अच्छा था, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा दिया फिर। क्लियर? सो डायरेक्टली नहीं पढ़ना है हमको, थोड़ा सा समझ समझ के पढ़ना है कि एक्चुअली में सिचुएशंस क्या बनती है।
अगर तुमको समझने में, देखो आज का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल रहने वाला है, सिंपली बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि पूरी मेथडोलॉजीज पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेथड्स पढ़ने में थोड़ा सा फॉर्मूले आएंगे, थोड़ी सी चीजें आएंगी, तो थोड़ा सा ना आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, और हो सकता है कि आज का लेक्चर आपको 2 बार देखना पड़े। देखो कोई गम की बात नहीं है, समझ में आ रही बात, कोई गम नहीं है जीवन में, अभी हर दिन एक जैसा नहीं रहता है ना। सर अब अगर मान लो ग्रेटर देन 1 है तो उसमें क्या होगा देख लेते हैं। अगेन हमको किसके बीच का रिलेशनशिप निकालना है सर, प्राइस एक्सपेंडिचर। सो ग्रेटर देन 1 में क्या होगा सर, सर वैसे तो हमको समझ में आ गया उल्टे ही रहने वाला है, ठीक है। लेस देन 1 में जो था उसका उल्टा यहाँ पे रहेगा, लेस देन 1 में सेम डायरेक्शन में जाते थे, तो यहाँ पे क्यों लिख रहा मैं, शिट, पीछे लिखा है ना अपना ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कब रहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो भाई ये रहता है, देखते हैं एक बार, मान लो अज्यूम कर लो, अज्यूम एक्सपेंडिचर is 100, your expenditure is 100, so assume that your expenditure is 100, ठीक है। अब मेरे को बताओ प्रोपोर्शनेट मेथड क्या बोलती थी, एक प्रोपोर्शनेट मेथड बोलती थी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। दैट मीन्स ये होगा ग्रेटर देन 1 तब रहेगा जब सर, ग्रेटर देन 1 तब रहेगा सर जब, बोलो, जब ऊपर वाला जो है 20 रहेगा और नीचे वाला जो है वो कम रहेगा, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा सार आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मेरी प्राइस जो है वो क्या हो रही है सर, मेरी प्राइस जो है मान लो अगर वो 10% से बढ़ रही है, बढ़ना, ठीक है। तो मेरी जो प्राइस है वो 10% से क्या हो रही है, मेरी जो प्राइस है वो क्या हो रही है 10% से, मेरी जो प्राइस है वो क्या हो रही है 10% से बढ़ रही है। मान लो तो मैं प्राइस को बढ़ा देता हूँ 10% से, तो सर कॉमन सेंस की बात है कि आप जब प्राइस को बढ़ाओगे 10% से, सो इट इज वेरी कॉमन कि आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो 10 रुपए से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने प्राइस क्योंकि 10% से बढ़ा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, बट नेचुरल है कि आपका एक्सपेंडिचर भी कितने से बढ़ जाएगा, 10 रुपए से बढ़ जाएगा सर। लेकिन अगर प्राइस अगर आपकी 10 रुपए से बढ़ रही है सर, उससे आपका जो डिमांड है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, कितने से सर, 20 रुपए से। सर 20 रुपए से आपकी डिमांड कम हो गई, तो जो आपका न्यू एक्सपेंडिचर निकल के आया, जो आपका क्या निकल के आया, न्यू एक्सपेंडिचर निकल के आया, वो कितना आया, 100 और 10, 110, 110 में से 20 गए, 90। पहले वो 100 था, अभी कितना हो गया, 90 हो गया। तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बोलो, कम हो गया। तुम्हारी प्राइस तुमने क्या करे थे, बढ़ाए थे, प्राइस के बढ़ने से तुम्हारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ इस केस के अंदर, कम हो गया। दैट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। सो अगर प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर कम होता है, प्राइस कम होती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है। दैट मीन्स ये इनवर्स, इसमें एक एक लाइन छोड़ के लिखना आप लोग, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिलेशनशिप है। क्या है ये, इनवर्स रिलेशनशिप, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे, सॉरी सॉरी, नीचे आएंगे, इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब व्हेन ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो प्राइस और एक्सपेंडिचर है वो जब उसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप रहता है तो ग्रेटर देन 1 रहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है तो लेस देन 1 रहता है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना मगजमारी करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अनलेस एंड इसका कोई नीड नहीं है वैसे देखा जाएगा, जैसे डायरेक्टली रट्टा भी मार सकते हो, बट रट्टा मार के तो ना जीवन निकलता है, ठीक है। दूसरा वाला आप भी करके देख सकते हैं इसके अंदर कि सर अगर प्राइस कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आप करके देख लो ये एग्जांपल को आगे बढ़ा के, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा सर इक्वल्स टू 1 में क्या होता है सर, सर इक्वल्स टू 1 में प्राइस से क्या रहती है देख लेते, चलो इक्वल्स टू 1 कब रहेगा, इक्वल्स टू 1 कब रहेगा, ध्यान से देखेंगे, मतलब डिमांड और प्राइस दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो मैंने अज्यूम किया मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 100 है, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, 100 है।
मेरी प्राइस अगर 10 से बढ़ती है तो मेरी डिमांड, डोंट सी, ये पता नहीं आपको, 10 से ही क्या होंगी, कम होंगी। तो 10 से मेरी प्राइस बढ़ी, मेरी डिमांड 10 से ही कम हुई, तो मेरा जो न्यू एक्सपेंडिचर निकल के आया वो रह गया 100। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो प्राइस कम हो रही है या प्राइस बढ़ रही है, योर एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। तो दैट मीन्स उसको बोला जाता है इक्वल्स टू 1। इन दोनों केसेस में ये क्या रहेगा, सेम। चाहे प्राइस बढ़ रही है चाहे प्राइस कम हो रही है, प्राइस कम हो या बढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योर एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर? योर एक्सपेंडिचर वुड रिमेन सेम। तो दिस इज नथिंग बट टोटल आउटले मेथड, जो आपको यहाँ पे बुक में प्रिंट करके दी हुई है। ये देख लो, सेम डायरेक्शन लेस देन 1, remains unchanged equals to 1, opposite direction greater than 1। क्लियर? इस तरीके से ये हमको निकालना है। डन? ओके, यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। मेरी ये मानोगे तो ये लिख के रख लेना, तो ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टोटल आउटले मेथड। ठीक है, और दूसरी आती है आर्क मेथड। बेसिकली आर्क मेथड जो है ना, ये एवरेज रिस्पॉन्स, मतलब ये क्या करती है, आर्क इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ द एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस। एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस निकालती है, रिस्पॉन्सिवनेस का एवरेज निकालती है टू डिप चेंज इन प्राइस एग्जिबिटेड बाय डिमांड कर्व और ए डिफाइंड आर्क फाइनाइट स्ट्रेंथ ऑन द कर्व। मतलब बेसिकली कर्व की मदद से क्या निकालती है तुम्हारा, हमको ज्यादा ज्योमेट्री में जाना नहीं है, कर्व की मदद से क्या निकालती है, तुम्हारा आंसर निकाल सकती है। तो एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस अगर तुमको निकालने के बोल रहा है तो तुमको फिर आर्क इलास्टिसिटी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। Arc elasticity measures elasticity in large change in the price and quantities on the same demand curve other than on a point। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी जो मेजर करता है वो लार्ज चेंज इन प्राइजेस मेजर करता है आर्क की मदद से। तो पेपर में ये चीज अगर पूछी जाती है कि लार्ज चेंज अगर हमको करना है तो वो काय की मदद से देखेंगे, हम आर्क इलास्टिसिटी की मदद से देखेंगे। ठीक है, सिंस पॉइंट इलास्टिसिटी डिफर्स एट वेरियस पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, आर्क इलास्टिसिटी टेक एवरेज ऑफ टू प्राइजेस एंड क्वांटिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी हम देखेंगे तो वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है, बट आर्क इलास्टिसिटी दो प्राइजेस और दो क्वांटिटीज का एवरेज लेके इलास्टिसिटी कैलकुलेट करती है। ठीक है, मतलब उसके लिए आर्क इलास्टिसिटी निकालने के लिए आपके पास दो क्वांटिटी और दो प्राइजेस होनी कंपलसरी है। अगर दो प्राइजेस दो क्वांटिटीज आपके पास नहीं है तो फिर वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ओके, अब सर हमको आर्क इलास्टिसिटी में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, तो आपको एक चीज यहाँ पे करनी रहेगी, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना ही पड़ेगा। there is no second option, P1 and P2, 2 points, P1 is price 1, P2 is price 2। पहले P1 प्राइस थी, फिर P2 हो गई, Q1 थी, Q2 हो गई, तो Q1 माइनस Q2 Q अपॉन Q1 प्लस Q2, P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा। देयर इज नो सेकेंड वे आउट, या ऑप्शन इज फॉर ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, सो आपको ये अच्छे से दिमाग में रखना ही पड़ेगा। क्लियर? ओके, so this is all about arc elasticity। फिर आ जाती है पॉइंट इलास्टिसिटी, ग्राफिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब बेसिकली ये ग्राफिकल मेथड पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये दो पार्ट्स में दी हुई है, पॉइंट इलास्टिसिटी, मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स, वो हमारे काम का नहीं है, और ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यानी ये जो है ये पार्ट हमारे काम का नहीं, इसलिए मैंने आपको दिया ही नहीं है, उसको हटा दो। ठीक है, यानी दिया है बहुत छोटे से में दिया है
कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड ऑफ डेरिवेटिव. पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर्स इलास्टिसिटी एट ए गिवन पॉइंट on a demand curve. This method measuring price elasticity make use of derivatives rather than finite change in price and quantity. Derivatives का यूज करती है rather than finite कितना चेंज हो रहा है प्राइस और क्वांटिटी में. सर हमको पेपर में पूछ सकते हैं क्या? नहीं पूछेंगे. ठीक है, नहीं आने वाला है. ठीक है, और आया भी तो आप नॉर्मल तरीके से भी निकालोगे तो आपका आंसर सेम आने वाला है. सो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेसिफिकली आर्क इलास्टिसिटी के बारे में पूछता है. तो अगर आर्क इलास्टिसिटी में पूछना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. अदरवाइज आर्क इलास्टिसिटी नहीं पूछता है तो आप सिंपली एक चीज कर सकते हो और वो ये कि आर्क इलास्टिसिटी के अलावा की अगर मैं बात करूं तो आर्क इलास्टिसिटी के अलावा आपको कुछ भी इलास्टिसिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है या जब हम एमसीक्यू भी सॉल्व करोगे तो आप प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करोगे तो आपका आंसर इजीली वहां से हर केस का निकल जाएगा. सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक आपके ही फायदे की चीज है. एक सेकेंड. मैं वही सोच रहा था यहाँ पे गड़बड़ है फॉर्मूले में. आर्क इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में गड़बड़ है. इसको ये चेंज कर दो. मैं काट के लिखा दे रहा हूँ. आर्क इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में गड़बड़ है. तो ये फॉर्मूला ये है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाय P1 माइनस P1 प्लस P2 है अपॉन P1 माइनस P2. ठीक है, तो या उल्टा भी आप बोल सकते हैं. इसको माइनस अगर आपको इग्नोर करना है ना तो इसको मैंने इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप. साइंस का इशू नहीं रहेगा आपको फिर. जैसे साइंस हम इग्नोर ही करते हैं लेकिन स्टिल इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 माइनस P1 अपॉन. मैं बार बार मैं ही गलत लिख देता हूँ. ये एक फॉर्मूला ऐसा है कि जहाँ मैं कई बार गलती कर देता हूँ, खुद ही गलती करता हूँ, सामने से बता रहा हूँ. P2 माइनस P1 Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 P2 माइनस प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1. तो ये फॉर्मूला याद रखना फॉर आर्क इलास्टिसिटी. लिख लो नहीं तो गलती हो जाएगी. मेरे को एकदम से क्लिक हुआ है माइंड में कि क्या वो मैंने पढ़ा. तो कैसा ना जब मैं पढ़ रहा था तो अगर किसी का नोटिस किया होगा तो ये सिमिलर टू वो लग रहा था हमारे को क्या परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला. तो मेरे को एकदम से क्लिक आ रही है तो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग इश्यूज है तो मैंने इसलिए वेरीफाई कर दिया. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. तो ये लिख लेना भाई. ओके. अच्छा, फिर हम लोग क्या बात कर रहे थे कि आर्क पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो डिमांड डेरिवेटिव्स की. वो डेरिवेटिव फाइनाइट चेंज और प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से नहीं निकालता है. वो क्या करता है डेरिवेटिव्स मतलब चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वो सब कैलकुलेट करके आंसर निकालता है. बट हमारे को प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना हमारे को ज्यादा कर्व ना ये मगजमारी वाले पेपर में आते हैं ना हमारे कोर्स में. सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए ये चीजें दी हुई है. ठीक है, बट आपको दो ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो आर्क इलास्टिसिटी से या तो आपको उसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे उसने नहीं लिखा है कि आर्क इलास्टिसिटी से निकालो. ठीक है, तो वहां पे सिंपली आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि भाई आप वहां पे नॉर्मल प्रोपोर्शनेट परसेंटेज मेथड जो है वो यूज करें. तो दो ही टाइप के पेपर में प्रॉब्लम आने वाले हैं तो दोनों टाइप इसीलिए यहाँ पे हमको दिए हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ग्राफिकल मेथड. पॉइंट इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट कंप्यूटेड यूजिंग द लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. सर तुम ये क्या बोलोगे? सर हमारा यहाँ पे पॉइंट इलास्टिसिटी क्या करता है, पॉइंट इलास्टिसिटी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ये इस तरीके से अगर आप कर्व को देखोगे ध्यान से तो वो बोलता है कि अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है सो आपका E इज इक्वल टू इन्फिनिटी है. अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो आपका E इज ग्रेटर देन 1 है. अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो E इज इक्वल टू 1 है. अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो E इज इक्वल टू E इज लेस देन 1 है. और अगर आपका पॉइंट यहाँ पे कहीं है ग्राफ में, ग्राफ इस तरीके से कंप्लीट होता है. ठीक है, सो आपका पॉइंट यहाँ कहीं है. सो ये पॉइंट है अगर आपका कोई तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या है 0 है. मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा पूरा. ठीक है, तो आपका अगर पॉइंट ये यहाँ पे है तो इज इक्वल्स टू क्या है आपका आंसर 0 है. तो सर इज इक्वल्स मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ई. अगर आपको ध्यान से समझना भी है तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. पेपर में सिर्फ ये ग्राफ दिमाग में रख के गए ना तो आपका काम हो जाएगा.
ठीक है, अगर ये यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन समझना है तो देखो क्या बोलता है ये, ए ई अपॉन ए ए। अब व्हाट इज ए ई? ए ई मतलब यहां से लेके यहां तक का आप कैलकुलेट करो, ठीक है, अपॉन ए ए। तो ये ए ए मतलब ये पॉइंट यहां पे रुक जाएगा। तो बेसिकली ए ई यहां से लेके यहां तक का पूरा पार्ट, यहां से लेके यहां तक का, फिर ये ए वाला पॉइंट, ठीक है। तो इससे आप निकालोगे तो ए इज 0, क्योंकि वो एकदम ऊपर है, तो इसीलिए वो बोलते हैं ए ई ऊपर रहेगा, ए 0 रहेगा, ठीक है। ए ऊपर रहेगा तो ए ई मतलब इतना बड़ा पॉइंट आप कैलकुलेट करोगे। अरे कॉमन याद करो प्रोपोर्शनेट मेथड को, अगर 2 मिनट तो ए ई ऊपर रहेगा, तो मतलब कोई ना कोई नंबर आएगा ऊपर, इतना बड़ा आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे लेके, तो कोई ना कोई नंबर आएगा, उसको अगर आप ये पॉइंट से डिवाइड कर दोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसीलिए पॉइंट्स याद रख लो कि अगर ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी तो यहाँ रहता है ई ग्रेटर देन 1, ई इज इक्वल टू 1 लेस देन 1, तो नीचे वाला लेस देन 1 और 0 वाला है, ऊपर वाला इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रख लो तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी सारी मेथड्स और क्या होती है, खत्म होती है। और उसके बाद अगर मैं देखूँ आपका तो एक छोटी सी चीज बच जाती है, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग अभी ले लेते हैं, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म, फिर आप आराम से एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। अब व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज होता क्या है? मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज एंड देयर इफेक्ट्स आर समराइज्ड बिलो। बेसिकली डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स, आप इसको फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, आप इसको डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं। सर फैक्टर्स बोले तो क्या, सर डिटर्मिनेंट्स बोले तो, दोनों का मतलब यही होता है, ठीक है, जो हम अभी तक हर चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी मदद से प्राइस इलास्टिसिटी क्या होंगी, चेंज होंगी, यानी हो सकता है वो बढ़े या कम हो, लेकिन हम यहाँ पे बढ़े या कम हो नहीं बोलते, यहाँ पे हम बोल सकते हैं हो सकता है कि वो इलास्टिक हो जाए, हो सकता है वो लेस इलास्टिक हो जाए। मतलब इन फैक्टर्स की वजह से ही उसके अंदर क्या आता है, चेंज आता है। मतलब या तो वो इलास्टिक हो सकते हैं या तो वो इनइलास्टिक हो सकते हैं। मतलब क्या, एक समझाऊंगा तो क्लैरिटी बढ़ेगी। अब फॉर एग्जांपल देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर देयर इज अ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, इफ कोई भी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिक रहेगा या लेस इलास्टिक रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन माइंड, ये समझने के लिए, और वो ये, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सो बट ऑब्वियस सी बात है कि लोग क्या करेंगे, सर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि तो तुमने थोड़ी भी प्राइस चेंज करी, तो प्राइमरी प्राइस चेंज करने की वजह से तुम्हारी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज तुम्हारे प्रोडक्ट के मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। तो अगर तुम्हारे प्रोडक्ट के मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो तुम थोड़ा बहुत भी प्राइस में अगर चेंज करते हो तो तुमको बहुत बड़ा क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, तुम्हारी डिमांड बहुत कम हो जाएंगी या तो बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट के मार्केट में क्या अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे वो यही समझाने की कोशिश करते हैं, आप इसको ऑलवेज इन रिलेशन टू प्राइस करो, कि मैंने अगर प्राइस बढ़ा दी तो क्या होगा, मैंने प्राइस कम कर दी, मेरे प्राइस के चेंज करने से, बढ़ाने या कम करने, दोनों केसेस में मेरे प्राइस के चेंज करने से क्या मेरी डिमांड पे फर्क पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ेगा तो वो मोर इलास्टिक है, अगर कम फर्क पड़ेगा या थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा फर्क, तो वो लेस इलास्टिक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसको समझने के लिए आपको ये दिमाग में आखिरी पॉइंट रखना चाहिए कि प्राइस अगर मैं चेंज करता हूं इन केसेस में, कि मान लो मेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो अब अगर मैं प्राइस चेंज करता हूं तो मेरी डिमांड में फर्क पड़ेगा क्या, हाँ पड़ेगा, तो पड़ेगा तो वो मोर इलास्टिक है, नहीं पड़ेगा तो वो लेस इलास्टिक है। अच्छा कब पड़ेगा फर्क, जब सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल होंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट थोड़े बहुत है, नहीं के बराबर अवेलेबल है, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एक चीज यहाँ पे आपको समझनी है कि प्राइस के चेंज होने से आपकी डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर प्राइस के चेंज होने से आपकी डिमांड जो है वो ज्यादा चेंज हो रही है इन केसेस में, तो दैट मींस वो मोर इलास्टिक है, अदरवाइज वो लेस इलास्टिक है। इफ सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, गुड्स विच हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एग्जाम्पल कैबेज और अदर ग्रीन वेजिटेबल, सेंट्रो, मारुति कार, सब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। भाई तुम अगर थोड़ी भी प्राइस में चेंज करते हो तो तुम्हारा डिमांड बहुत ज्यादा से क्या होगी, चेंज हो जाएंगी, तो इसीलिए ये क्या है, ज्यादा इलास्टिक है, इसको फर्क पड़ता है, ठीक है, प्राइस के चेंज होने से। लेकिन अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते, पेट्रोल कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अभी अभी धीरे धीरे सीएनजी आ रहा है बट वो भी कोई काम का नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं बट वो इतनी 100% सक्सेसफुल नहीं है, और बहुत सारे रीजन है, तो पेट्रोल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नमक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, खाना ही पड़ेगा। तो प्राइस चेंज करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं करोगे तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है, इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स वो क्या है, फ्यू सब्स्टिट्यूट उसके क्या है, अवेलेबल है। पोजीशन इन कंज्यूमर्स बजट, अब जो कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, उन
का पोजीशन तुम्हारे कंज्यूमर बजट में कितना है, मतलब तुम्हारा बजट है 10,000 रुपए का और तुम कोई पर्टिकुलर चीज पे खर्चा करते हो 8,000 रुपए और कोई पर्टिकुलर चीज पे तुम खर्चा करते हो 500 रुपए। तो तुम सोच के मेरे को बताओ, कोई पर्टिकुलर चीज पे तुम 8,000 रुपए खर्चा कर रहे हो और कोई पर्टिकुलर चीज पे तुम 500 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो कल को 500 के 100 रुपए खर्चा कर रहे हो, ठीक है, 10,000 में से 100 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो मान लो वो जो 100 रुपए वाली चीज है कल को उसके भाव बढ़ जाते हैं या उसके भाव कम हो जाते हैं, तो तुमको क्या फर्क पड़ेगा? क्या तुम वो प्रोडक्ट कम लोगे या ज्यादा लोगे? सर आंसर इज नो। सर क्यों? सर उसका वैसे ही 100 रुपए का तो खर्चा है, बढ़ गया 10% से भी तो 10 ही रुपए बढ़ेगा, तो हमको इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेसिकली जब हमारे पूरे कंज्यूमर के बजट के अंदर अगर छोटा मोटा कोई चीज का खर्चा होता है, ठीक है, तो उसके खर्चे को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मतलब वहां पे प्राइस के चेंज होने से इतना डिमांड में फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स वो लेस इलास्टिक है। लेकिन वो जो 8,000 वाला खर्चा है, अगर उसके भाव बढ़ गए तो तुम वो खर्चे को कम कर दोगे, अगर उसके कम हो गया तो शायद तुम खर्चा बढ़ा भी दोगे। तो बेसिकली वो इंपॉर्टेंट खर्चा है क्योंकि उसका अमाउंट भी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर वहां पे प्राइस में चेंज आता है तो प्राइस में चेंज आने की वजह से तुम्हारा खर्चे में भी अच्छा खासा क्या होगा, चेंज आएगा। तो मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से खर्चे को फर्क पड़ रहा है, मतलब डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। हाँ सर बिल्कुल पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हाईली इलास्टिक है, मतलब मोर इलास्टिक है। वो क्या है? मोर इलास्टिक है। क्लियर? इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो समझ सकते हैं आप लोग। मान लो आपकी दो गर्लफ्रेंड्स है, ऐसे एक रखना नहीं चाहिए दो गर्लफ्रेंड, लेकिन ठीक है मान लो, मानने में पैसे सुना लग रहे हैं, मान लो, इमेजिन तो कर लो सर, बच्चे बोल रहे होंगे मेरे को मालूम सर हमारी एक भी नहीं है, ठीक है, मान लो, ठीक है, तुम्हारी दो गर्लफ्रेंड्स है, एक गर्लफ्रेंड एकदम साधारण शादी सुधी और एक एकदम मतलब 5 स्टार, मतलब कैसा, शादी वाली गर्लफ्रेंड को कुछ खिलाना पिलाना है, बाहर लेके जाना है, पानी पूरी के ठेले पे खुश हो जाती बेचारी, है ना, पानी पूरी खिला दो, सेव पूरी, भेलपूरी, तुम्हारे इधर क्या मिलता है मेरे को मालूम नहीं, झाल मुड़ी वगैरह मिलता है, वेस्ट बंगाल चले जाओ तो, ठीक है, तो वो खिला दो, वो खुश, एकदम हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं जीवन में उसके। दूसरी वाली बिना 5 स्टार के मानती ही नहीं, जब भी बाहर लेके जाओ तो 5 स्टार में कॉफी पिलाओ, खाना खिलाओ। तो मेरा यार महीने का जो खर्चा है ना, मेरा बजट, उसके ऊपर सिर्फ 100 रुपए 200 रुपए खर्चा है, या मान लो 500 रुपए उसके ऊपर खर्चा करता हूँ मैं 10,000 में से, 10,000 मेरा बजट है दोनों का, ठीक है, तो 5,000 रुपए मैं खर्चा करता हूँ किसके ऊपर, सॉरी 500 रुपए खर्चा करता हूँ मैं सिंपल वाली गर्लफ्रेंड के ऊपर, और एकदम हाईटेक वाली जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसके ऊपर मैं खर्चा करता हूँ 9,500 रुपए महीने। अब तुम प्रैक्टिकली सोचो खुद के एंगल से, मान लो पानी पूरी के भाव बढ़ गए, तो तुम क्या उसको पानी पूरी खिलाना छोड़ दोगे? झालमुड़ी पानी पूरी इनके भाव बढ़ गए तो तुम क्या उसको पानी पूरी झालमुड़ी खिलाना बंद कर दोगे? झालमुड़ी इज अ डिश इन वेस्ट बंगाल, जस्ट लाइक अ भेल, है ना, हाँ, तो क्या खिलाना बंद कर दोगे? नहीं नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, भाव बढ़े या कम हो हम उसको खिलाते रहेंगे। मतलब वो तुम खर्चा कम करने वाले या तुम वो खर्चे में चेंज करने वाले नहीं हो, उसमें डिमांड में तुम चेंज करने वाले नहीं हो, चाहे भाव बढ़े या कम हो। लेकिन अगर मान लो होटल ने अपने रेट्स बढ़ा दिए, तो तुम क्या उसके खर्चे कम कर दोगे या उसको छोड़ने पे नौबत आ जाएगी तुम्हारी? यस सर, 101% सर। सर अपनी औकात 10,000 की, 9.5 तो उस पर खर्चा कर रहे सर, 10% भी बढ़ता है तो सर बजट के ऊपर चले जाएगा सर, पैसे कहाँ से लाएंगे सर उसको खर्चा करने के लिए, ठीक है। तो आप वहां पे अगर भाव बढ़ते हैं तो उसका खर्चा आप डेफिनेटली क्या कर दोगे, कम कर दोगे। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है, आपके पूरे इनकम के अंदर उसका पोर्शन क्या है, ज्यादा है। तो अगर उसमें और भी फर्क पड़ता है तो आपको बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो अगर वो वाली गर्लफ्रेंड है तो वो ज्यादा इलास्टिक है, भाव कम हो रहे हैं ज्यादा खिला दो, बड़े होटल में लेके जाएंगे, भाव बढ़ गए भाई नहीं हो सकता। यहाँ पे भाव बढ़े कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल जीवन चल रहा है बढ़िया, दोनों का खुशी खुशी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से नीड सेटिस्फाइड बाय दी गुड्स। अब दो टाइप के गुड्स होते हैं, लग्जरी और नेसेसिटी। कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? लग्जरी गुड्स, पहली पढ़ा चुका। नेसेसिटी गुड्स कम इलास्टिक, प्राइस चेंज होंगी तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है डिमांड में। नंबर ऑफ यूजेस, अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूज होते हैं, दूध दूध ले लो, पनीर बन जाता है, घी बन जाता है, मिठाइयाँ बन जाती है, दही बन जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बन जाती है, छाछ बन जाती है, लस्सी बन जाती है। तो अब बोलने का मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मान लो अगर इनकी प्राइस में चेंज आता है, जिनके मल्टीपल यूजेस है, जो गुड्स के मल्टीपल यूजेस है, उनकी प्राइस में अगर चेंज आता है तो उनकी प्राइस में चेंज आने से क्या फर्क पड़ेगा? सर अगर उनकी प्राइस में चेंज आता है ना सर, तो उससे फर्क पड़ जाएगा सर। क्यों? अगर मान लो प्राइस बढ़ जाती है ना तो हम क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ दूध पीते थे, अब दूध के साथ हम छाछ लस्सी ये वो पूरा गाँव की चीजें बनाएंगे उससे,
नहीं, डिमांड में अच्छा खासा चेंज आएगा, लेकिन प्राइस अगर कम हो जाती तो हम उसके खर्चे भी कम कर देंगे। लेकिन तुम कोई ऐसी चीज की बात कर रहे हो जिनका सिर्फ एक ही यूज है, स्पेसिफाइड पर्टिकुलर यूज है एक ही, तो उस केस में तुम क्या करोगे सर? उस केस में तो बट नॉर्मल सी बात है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, चाहे भाव कम हो या बढ़े, वो तो हम वैसे भी करेंगे। लॉन्ग रन में चीजें ज्यादा इलास्टिक होती है, बिकॉज वहां पे कंज्यूमर के पास टाइम होता है एडजस्ट करने का पैटर्न के हिसाब से। ये थोड़ा सा हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे इस पॉइंट को, लॉन्ग रन शॉर्ट रन। बट वहां पे एक चीज याद रखो, लॉन्ग रन में हमारे पास चीजें चेंज करने का ऑप्शन होता है, शॉर्ट रन में हमारे पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर हम ज्यादा चेंजेस नहीं करते। शॉर्ट रन इलास्टिक है और लॉन्ग रन इलास्टिक है। इमीडिएट वर्सेस लेटर यूज, अब ये क्या है इमीडिएट वर्सेस लेटर यूज? सर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको अभी के अभी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहीं जा रहा था, रास्ते से मेरा एक्सीडेंट हो गया कहीं, मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, चलो मान लो रास्ते में तुम में से कोई मिल गया, बोले यार ये तो अपना सर है, बोले अरे ये तो अपने सूरज सर है, बोले उठाओ इसको हॉस्पिटल में डालो। हॉस्पिटल लेके गए तो अच्छे लोग हो तो हॉस्पिटल वाले ने सलाइन दवाई ये वो पूरे गांव की पर्ची लिख के दे दिया तुम्हारे को, लेके आओ बोले। तुम बोले यार अपना सर है, अपन तो लेके जाएंगे। तुम चले गए मेडिकल शॉप, मेडिकल शॉप वाला तुम्हारा किस्मत से दोस्त निकल गया। मेडिकल शॉप वाला तुमको बोलता है यार देख तू दवाई लाया है ना, उसके भाव ना बोले कम होने वाले हैं, तू रुकता होगा तो 4-5 दिन रुक जा, भाव कम होने वाले उसके, तू रुकता होगा तो 4-5 दिन रुक जा बोले। तुम विचार में आ गए रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, तुम खुद सोच के देखो रुकोगे कि नहीं रुकोगे। बच्चा तो जरा मरे जान सूरज सर, अपने को क्या 4 दिन बाद दवाई देंगे साले को, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। बच्चे हमारे अच्छे हो बोलेंगे नहीं नहीं भाई अब भी दे, भाव कम होंगे बढ़ेंगे हमको फर्क नहीं पड़ता, इसका इमीडिएट यूज है, यहाँ नहीं दिया तो उसके वांदे लग जाएंगे, वहां पे बिस्तर पे लिटा क्या है उसको हम वांदे लग जाएंगे उनके। नहीं नहीं तो अभी दे भाई, भाव कम हो बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई चीज का इमीडिएट यूज है, चाहिए चाहिए, तो उसके अंदर भाव बढ़े या कम हो, तुम डिमांड कम करोगे क्या ज्यादा करोगे क्या? नहीं। तो दैट मीन्स अगर इमीडिएट यूज है तो वो लेस इलास्टिक है। और कोई चीज को तुम टाल सकते हो, नहीं नहीं आज नहीं 6 महीने बाद लेंगे, कोई गम नहीं होगा, पोस्टपोन कर सकते हो, पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है। तो फिर वो केस में हाईली इलास्टिक रहेगा, प्राइस बढ़ेंगी तो तुम ज्यादा लेके रख लोगे, कम होंगी तो सॉरी प्राइस बढ़ेगी तो तुम कम ले होंगे, कम होंगी तो तुम ज्यादा लेके रख लोगे। तो ये सारी चीजें, कोई चीज तो की तुम हैबिट हो, वो वाली तंबाकू सिगरेट दारू है ना, गुटखा, भाव बढ़े कम हो बात गवर्नमेंट भी जानती है, इसलिए प्राइस बढ़ाते रहती है, टैक्सेस बढ़ाते रहती है। और सिगरेट वालों को दारू वालों को फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, पीते ही हो फिर भी। क्यों? क्योंकि हैबिट है। तो प्राइस की चेंज होने से क्या डिमांड में फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं सर, लेस इलास्टिक है। अगर कोई चीज की तुमको हैबिट नहीं है, तुम बोले आज ठीक है हमको नहीं चलता है, बाद में पियेंगे बाद में खाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो दैट मीन्स हाईली इलास्टिक है, प्राइस कम होंगी तो ज्यादा लेंगे, कम होंगी तो बढ़ गई तो कम लेंगे। टाइट डिमांड, goods which has autonomous demand for the on their use are not tied to other goods, goods which are jointly, अकेले गुड्स है, उसका दूसरे गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उस केस में तुम वो गुड्स शायद अवॉइड भी कर दोगे प्राइस बढ़ने से, कम होने से शायद ज्यादा भी ले लोगे। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो जॉइंटली डिमांड होते हैं, पूरा मॉड्यूलर किचन बना रहे बोले लेकिन माइक्रोवेव नहीं लगाएंगे, बोले बहुत महंगा है माइक्रोवेव, बोले कार ले लिए पेट्रोल नहीं भराएंगे, बोले बहुत महंगा है बोले पेट्रोल, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो फिर ऐसे केसेस में तुम पेट्रोल भी भरा ही लोगे क्योंकि वो जॉइंट डिमांड है। ठीक है। प्राइस लेवल विद गुड मीडियम रेंज, प्राइस लेवल अगर कुछ कम मीडियम रेंज की चीजें है, जो मीडियम रेंज में आती, ना ज्यादा महंगी ना ज्यादा सस्ती, तो वो केस में तुम क्या चीजें चेंज करोगे, डिमांड चेंज करोगे? आंसर इज नो। ठीक है, सॉरी उसमें तुम्हारी डिमांड ज्यादा चेंज होगी, प्राइस थोड़ी भी कम होंगी तो तुम उसको कम लोगे, प्राइस थोड़ी भी बढ़ेगी तो तुम उसको कम लोगे, प्राइस थोड़ी भी कम होगी तो तुम उसको ज्यादा लोगे। लेकिन जो बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती है, BMW मर्सिडीज या तुम्हारा पॉर्श या तुम्हारा लैम्बोर्गिनी, ठीक है, लेमोजीन फरारी, ये गाड़ियां प्राइस बढ़ने से तो क्या उनको फर्क पड़ने वाला है जो इनको खरीदने वाले? सर क्या फालतू की बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। ठीक है, वेरी चीप चीजें, 8 आने की माचिस, प्राइस बढ़ रही तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। तो मैं एकदम महंगी भी और एकदम सस्ती चीजों दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है फर्क? सर कॉमन सेंस की बात है सर, वो जो लेने वाले लोग हैं बहुत महंगी चीज है, उनको 10-20 हजार 50 हजार लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख से फर्क नहीं पड़ता है, तभी वो इतनी महंगी चीज ले रहे हैं।
ठीक है, नॉर्मल लोग है तो उनको, नॉर्मल लोगों को तो अच्छा खासा क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। समझ में आई बात? क्लियर? ओके, सो नाउ दिस चैप्टर इज ओवर फॉर यू। क्लियर? आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग, वैसे एक चीज मैं आपको बोलूंगा पहले, अब वो कर लो, उसको हम आखिरी में पढ़ेंगे। डिमांड फोरकास्टिंग आप पढ़ के रख लो, बाद में आखिरी में इसको आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी नहीं पढ़ाऊंगा इसको मैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा डिमांड फोरकास्टिंग, इसमें दिखने के लिए मैंने बहुत पेजेस दिए हैं नॉलेज के लिए आपके। ठीक है, लेकिन है छोटा सा टॉपिक, मॉड्यूल में भी छोटा सा ही है, तो एक बार इसको आप रीड करके रख लो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम इसके बाद से चालू करेंगे आपका नया यूनिट, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं।